हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बिल्कुल बैकग्राउंड चेंज कर दिया यार। थोड़ा सा लाइफ में चेंज होना जरूरी है ना। बिल्कुल भाई। तो कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है भाई आजकल? रूम पे बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे। कितनी क्लासेस चल रही हैं? 3। चलो, अभी ये तीसरी क्लास है। थकान हो जाती होगी क्लास की, स्क्रीन पे बैठे 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 बैठे, है ना? चलो, मैं आप लोगों की सारी थकान मिटा दूंगा, है ना? से थकने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। है ना? आप आंखों पे, जैसे मैंने ये ग्लासेस बनवा रखे हैं ना, तो ये ब्लू कट लेंसेज है। तो आप भी बनवा सकते हो, ये आंखों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। स्क्रीन पर अगर आप देखते हो तो आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, है ना? बिल्कुल, स्क्रीन को मैं बेटा रोटेट कर दूंगा। पैसा नहीं है। अरे यार, इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है, हम भी गरीब आदमी है तुम्हारी तरह। चलो भाई, है ना? लगभग लगभग बच्चे आ चुके हैं, तो आईपैड वाले गरीब आदमी, बिल्कुल यार, क्या करें, रोजी रोटी का सवाल। बिल्कुल, डीपी में जो टाइगर्स है ना, वो रियल है, रियल। एक्चुअली 4 टाइगर हैं उसमें, एक रियल है, 3 नकली हैं। करें स्टार्ट बेटा? बिल्कुल बेटा, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था यार, मैं होमवर्क दूंगा बहुत सारा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां तक मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे पाऊँ। आज शायद बन पाएगा, क्योंकि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे काफी हद तक हमें एक डेप्थ बढ़ जाएगी एसएचएम के रिगार्डिंग, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, बिल्कुल जो होमवर्क में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस करेंगे, बट इन लास्ट, क्योंकि उन क्वेश्चंस में भी आज जो हम पढ़ लेंगे तो उससे काफी कुछ अच्छा समझ में आएगा, है ना? हमारी डेप्थ बढ़ जाएगी टॉपिक को रिगार्डिंग। चलो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, जिसमें आपको फटाफट फटाफट बताता चलता हूँ। हम लोगों ने किया था टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बिल्कुल। रेस डिस्कस करेंगे बेटा लास्ट में, है ना? एक बार फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो मेरे साथ साथ मुझे बताते चलना, मैं आपसे स्टेप पूछता चलूंगा। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की स्टेप क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्लॉक को डिस्प्लेस। सही बात है, कभी भी कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है और उसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दो बाय एक्स। सेकंड स्टेप, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है एक्सेलरेशन भी, बोलो भाई, उसी डायरेक्शन में अज्यूम करना है। ये सेकंड स्टेप होती है। थर्ड स्टेप होती है, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द थर्ड स्टेप। यहां से ए निकाल लेते हो और उसको ए को किससे कंपेयर करते हो? माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और वहां से आपके पास ओमेगा आ जाता है, और आपके पास ओमेगा आ जाता है तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है, दैट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। राइट? सबको क्लियर है यहां तक? तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इस केस में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि अगर मान लो दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है, पैरेलल में है, दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में है, तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट लिख सकते हो, वेयर k इक्विवेलेंट इज, अगर पैरेलल में है तो k1 प्लस k2 और सीरीज में है तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, यानी हम पैरेलल सीरीज वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात बेटा यहाँ तक? फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, याद है सबको? सबको क्लियर है? हमने पार्टिकल को रिलीज किया था कहां से? एनएलपी से। अच्छा, जहां से रिलीज करते हैं, जहां पर वेलोसिटी 0 होती है, वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? एक्सट्रीम बनता है, वो एक्सट्रीम बनता है। और मीन क्या होता है? जहां पर पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो हमने मीन निकाल लिया था, हम लोगों ने एक्सट्रीम निकाल लिया था। हमने बोला मीन से एक्सट्रीम के बीच की जो सेपरेशन है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। एनएलपी का मतलब बेटा होता है नेचुरल लेंथ पॉइंट। क्लियर है? जहां पर स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन नहीं। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, इनमें किसी को भी डाउट है? ये सबको क्लियर था बेटा बढ़िया से? बिल्कुल। तो आज एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फिर उस क्वेश्चन के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरे पुराने क्वेश्चन सबको समझ में आए तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये मास हो गया m, ये एनएलपी है। ब्लॉक को एनएलपी से रिलीज किया, दिस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मैंने अब यहां पर क्या किया पता है? एक फोर्स और लगा दिया F, लेकिन ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसिटम, थर्ड टाइम पीरियड ऑफ एसिटम, and fourth maximum elongation in spring, and fifth maximum velocity of block। क्लियर है? तो इससे हमारी पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहले है ना, ये एनएलपी है, हमने ब्लॉक को कहां से रिलीज किया? एनएलपी से। करें स्टार्ट। अच्छा, जहां से हमने रिलीज किया, एनएलपी से रिलीज किया है, तो ये क्या बन जाएगा इसका? बोलो भाई। एक्सट्रीम। बिल्कुल, ये इसका एक्सट्रीम बन जाएगा। अभी ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? अभी अगर मैं आपसे पूछूं अभी कितने लग रहे होंगे? अभी 2 लग रहे होंगे, ये याद रखना। कौन कौन से? mg और f। mg और f। अभी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ब्लॉक नीचे जाएगा, और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा स्प्रिंग खींचने लगेगी। जैसे जैसे स्प्रिंग खींचने लगेगी स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर लेगा? जब स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर लेगा? F और mg को। जब kx किसको बैलेंस कर लेगा? F और mg को, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी F प्लस mg डिवाइडेड बाय k। और इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। दिस इज मीन, क्योंकि यहां पर लगने वाला, ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? 0। kx ने वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ने वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लिया। एक्सट्रीम से मीन के बीच की सेपरेशन ही क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। क्लियर हो रही बात बेटा यहां तक? वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है? मीन पर होती है। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो मीन पर होती है। तो ब्लॉक रुकेगा क्या यहां पर?
अभी नहीं रुकेगा, ब्लॉक और नीचे जाएगा जब तक उसकी दोबारा से वेलोसिटी 0 ना हो जाए। और जहां पर वेलोसिटी दोबारा से 0 होगी वो दूसरा एक्सट्रीम कहलाएगा। तो ब्लॉक एसएचएम कहां से कहां तक करेगा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम ऐसे एसएचएम करता रहेगा, इसके अबाउट एसएचएम करता रहेगा। क्लियर है? बात ध्यान से सुनना। एनएलपी एक्सट्रीम प्रथमेश क्यों है? क्योंकि जहां पर हमने रिलीज किया ना, जहां से हमने रिलीज किया वहां इसकी वेलोसिटी 0 थी, और जहां पर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब वो उसका एक्सट्रीम है, पार्टिकल इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। अब चेक करते हैं सारी चीजों को। पहला, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया क्या? इक्विलिब्रियम आ गया फर्स्ट, बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल्स टू कितना आया? F प्लस एम जी बाई के। कहां से मीजर कर रहे हैं? फ्रॉम एनएलपी। एनएलपी से इतना नीचे जाने पर, एनएलपी से x प्लस एफ प्लस एम जी बाई के, इतना नीचे जाने पर मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। दूसरा, एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम, एक्सट्रीम और मीन के बीच की सेपरेशन, दिस इज एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी सेम ही होगा। ये हो गया। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। अब आते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन। क्या मैं मैक्सिमम एलोंगेशन निकाल सकता हूं क्या? बता सकते हो कि कितना होगा मैक्सिमम एलोंगेशन? बिल्कुल। बस ध्यान से सुनना, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम के अबाउट एसएचएम करता है, तो जितना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है उतना ही नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ए के बराबर है, तो अगेन इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन ये भी किसके बराबर होगी? ए के बराबर होगी। यानी ये जो सेपरेशन है, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी बाई के। तो मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग में कहां से कहां तक हुआ? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। एनएलपी से इतना नीचे ब्लॉक जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो अगर मैं मैक्सिमम एलोंगेशन की बात करूं तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ प्लस एम जी बाई, दिस इज एफ प्लस एम जी बाई के प्लस एफ प्लस एम जी बाई के, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ प्लस एम जी बाई के। और यहां से अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पे। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था कि ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड जो होता है वो चेंज नहीं होता। बताया था ना। इसको एक और बार प्रूफ कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्लॉक को आपने रिलीज किया कहां से? एनएलपी से। सबसे पहले क्या करना है? ब्लॉक को डिस्प्लेस करो। मान लो ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस किया। जैसे ही मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया एक्स अमाउंट से, इस पर कितने फोर्स लगे? एक तो नीचे लगा एम जी, एक नीचे आप एफ फोर्स और लगा रहे हो, और एक ऊपर फोर्स लगेगा कौन सा? के एक्स। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, अगर आपने नीचे डिस्प्लेस किया तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लिखोगे। तो पहला नीचे डिस्प्लेस किया एक्स से, दूसरा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम किया। और अब अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स क्या होगा? एम जी प्लस एफ माइनस के एक्स इक्वल टू एम इन।
मुझे बताओ अगर ये नेट फोर्स आ गया तो अब इसके बाद क्या करते हैं, जितना भी एक्स का कोफिशिएंट होता है ना उसको बाहर ले लेते हैं। नहीं, पहले एक्स के कोफिशिएंट को बाहर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज माइनस के, तो माइनस के को बाहर लेते हैं तो कितना बचा यहाँ पर, x यहाँ पर बचा माइनस का, यहाँ पर बचा mg प्लस एफ डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा। हमेशा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो, x के साथ जितना भी चिपका हुआ कचरा है ना सब बाहर ले लो। तो x का कोफिशिएंट कितना है माइनस के, इसको बाहर ले लिया। अब इसको a को किससे कंपेयर करोगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और a को माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करूंगा तो ये वाली टर्म क्या होगी, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या ये चेंज हुआ क्या, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा कभी भी चेंज नहीं होता जब आप कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। तो ये चेंज नहीं हुआ, और अगर ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। तो ये आ गया टाइम पीरियड। क्लियर हो रही बात बेटा यहां तक। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, क्या मैं मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, वी मैक्स। वी मैक्स कितना आता है, दिस इज ए ओमेगा, बिल्कुल, और ए था एम जी प्लस एफ डिवाइडेड बाई के इंटू ओमेगा, ओमेगा था अंडर रूट ऑफ के बाय, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक सबको, बढ़िया से। चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दिस इज फेजर डायग्राम। बिल्कुल बेटा, ये रहा है ना। आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे दिस इज फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम अगर हमें समझ में आ गया तो हम इक्वेशन को लिखना सीख जाएंगे कि किसी भी एसएचएम की इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो पहले तो हम सिंपल सी बात करें, किसी भी एसएचएम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के हम लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे कि नहीं देखे भाई। जैसे अगर मैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। बताते चलना, मैं आपसे पूछता चलूंगा, ठीक है। मुझे बताओ इस एसएचएम की इक्वेशन में पार्टिकल किस पोजीशन के अबाउट एसएचएम करता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, बिल्कुल। इस केस में इस इक्वेशन के हिसाब से जो पार्टिकल होता है ना वो x इक्वल टू 0 के अबाउट एसएचएम करता है कितने एम्पलीट्यूड का, a एम्पलीट्यूड का। तो ये x इक्वल टू प्लस है, ये x इक्वल टू माइनस, ऐसे ही करता है। और हम एसएचएम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि भैया ये इसका पाथ हो गया, ऐसे ही करते थे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हम बोलते थे, हम बोलते थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पार्टिकल यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है, अच्छा अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल फेज कितना हुआ, इनिशियल फेज यहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन से स्टार्ट कर रहा है, मीन से स्टार्ट कर रहा है तो फेज कितना हुआ, 0। बस अब यहीं से गेम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करना, 1 मिनट के लिए लिखना छोड़ देना, है ना। मेरी बातों को समझना और मुझे बताते चलना। मान लो पार्टिकल ने यहां से चला, यहां से इनिशियल फेज कितना, 0। पार्टिकल ऐसे चलता गया,
कॉपी में लिखना छोड़ना, स्क्रीन पे लिखना नहीं छोड़ना है ना। स्क्रीन पे मैं जब पूछूं तो बताते चलना। यहां से चला, मीन से चलते चलते पार्टिकल कहां पर आ गया, एक्सट्रीम पर। बताओ कितना फेज हो गया, कितना फेज हुआ, पाई बाय 2। इसमें किसी को समस्या, इसमें किसी को भी डाउट नहीं, क्लियर है। पार्टिकल अगर मीन पर है तो मीन से पार्टिकल चलता हुआ यहां पर आया तो कितना फेज हो गया, पाई बाय 2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मीन से एक्सट्रीम पर आने के लिए पार्टिकल को कितना फेज ट्रेवल करना पड़ेगा, आंसर आया पाई बाय 2। पहले पार्टिकल मीन से चलता हुआ एक्सट्रीम पर आया, पाई बाय 2 फेज। अब एक्सट्रीम तक आ गया, अब एक्सट्रीम से मीन जा रहा है दोबारा। एक्सट्रीम से मीन जाने के लिए कितना फेज और कवर करना पड़ेगा, और एक्सट्रीम से मीन आने के लिए कितना फेज और कवर करना पड़ेगा, पाई बाय 2। जितना मीन से एक्सट्रीम पर आने में लगा फेज, उतना ही एक्सट्रीम से मीन। टोटल फेज कितना हो गया, टोटल फेज हो गया पाई। बहुत बढ़िया, मीन पर आ गया। अब कौन सी साइड जाएगा, पहले पॉजिटिव जा रहा था राइट, अब लेफ्ट जाएगा। अब मीन से दोबारा एक्सट्रीम जाएगा, चलते चलते एक्सट्रीम पहुंच गया, कितना फेज और कवर करना पड़ा, पाई बाय 2। तो टोटल फेज कितना हो गया, 3 पाई बाय 2। और दोबारा एक्सट्रीम से मीन पर आया तो कितना फेज और कवर करना पड़ा, पाई बाय 2। टोटल फेज कितना हो गया, 2 पाई। बिल्कुल सही है। तो हमने 4 क्वाड्रेंट को इस तरह से बांट लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है, बात ध्यान से सुनना है ना। आपको लगेगा सर अभी ये तो हमें आता है, पहले भी आप बता चुकी, तो बात ध्यान से सुनना, कुछ जरूरी चीज है इसलिए बता रहा हूं। अब मैं इसी एसएचएम को, इसको भी फेजर ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसको भी फेजर ही बोलते हैं। और अब अगर मैं इसी को कर्व से डिनोट करना चाहूं, तो अगर मान लो ये मेरी मीन पोजीशन है और मैं इसको इस तरह से डिनोट करूं, क्या मैं इस फेजर को बिल्कुल ऐसे भी बना सकता हूं क्या, कि ये मेरी मीन पोजीशन है, ये मेरा x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन हो गई, ये हो गया मेरा x इक्वल्स टू +a, और ये हो गया मेरा x इक्वल्स टू -a। तो मैं इसको चाहूं तो साइन के कर्व की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कर्व की फॉर्म में पूछ लेता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि अगर पार्टिकल यहां से चल रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ये हो गया मीन, कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन से। और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मीन से पॉजिटिव, तो इनिशियल फेज कितना, इनिशियल फेज कितना, 0। बहुत बढ़िया। तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंच गया, तो मान लो ऐसे चलते चलते मीन से कहां पहुंच गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो ये फेज कितना हो गया, पाई बाय 2। तो बता सकते हो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अवे फ्रॉम द मीन एंड पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द मीन एंड पॉजिटिव। फिर यहां पर आया पार्टिकल, अब बताओ, अब एक्सट्रीम से पार्टिकल मीन की तरफ आ रहा है, देखो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन सा क्वाड्रेंट है,
सेकंड, बहुत बढ़िया। आगे चले, अब पार्टिकल इधर गया, फटाफट करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? यहां से यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको भी फेजर बोलते हैं। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी एक फेजर डायग्राम है, और अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये भी एक फेजर डायग्राम है, क्योंकि ये हुआ 0, ये हुआ π/2, ये हुआ पाई, ये हुआ 3π/2, और ये हो गया 2π। क्लियर हो रही बात यहां तक? बात ध्यान से सुनना है ना। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं नोट करने के लिए दोबारा पेज को घुमा दूंगा। अब बात ध्यान से सुनना। अब लेकिन एक और तरीका होता है फेजर को रिप्रेजेंट करने का, वो कैसा होता है? बात ध्यान से सुनना। अगर मैं, जो हम अभी तक ऐसे बना रहे थे ना, ऐसे बना रहे थे, मैं इसको ऐसे ना बना के मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। देखो ये मीन है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। ये मीन है x इक्वल्स टू 0, ये हो गया x इक्वल्स टू -a, और ये हो गया x इक्वल्स टू +a। कोई बात नहीं, नोट नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से पीछे चला जाऊंगा बेटा, पर पहले समझना जरूरी है ना आदित्य। यहां से अगर हम बात करें तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन गया, मीन से दूसरे एक्सट्रीम गया, और एक्सट्रीम से मीन गया, ये गया। बात ध्यान से, ये मीन है। मुझे बता सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेम है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आप बोलोगे सेम ही तो है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। Away from the mean and positive is first, towards the mean and positive is second. ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? This is third. And ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? This is fourth. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी को एक सर्कल की फॉर्म में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। बात ध्यान से सुनना। ये वाली लाइन कौन सी थी? मीन। तो ये वाली लाइन हमारी मीन हो गई, ठीक है। ये मीन हो गया x इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम हो गया। तो मैंने ये जो सर्किल बनाया ना, ये सर्किल मैंने एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस का बनाया, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो गई? x इक्वल टू +a, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? x इक्वल टू -a। तो अगर आप देखोगे ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू +a, तो इस सर्किल की रेडियस किसके बराबर हो गई? सर्किल की रेडियस किसके बराबर हो गई? एम्पलीट्यूड के बराबर। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे बताओ, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है और सोचो ऐसे जा रहा है, ये ऐसा ऐसा मोशन दिखा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैसे? मीन से स्टार्ट कर रहा है, अवे फ्रॉम द मीन जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्सट्रीम पे तक पहुंच गया, अब देखो टुवर्ड्स द मीन जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर यहां पर पहुंचे तो अवे फ्रॉम द मीन और नेगेटिव, अवे फ्रॉम द मीन और नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड टुवर्ड्स द मीन और नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने क्या किया, इसको 4 हिस्से में तोड़ दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो इनिशियल फेज कितना? 0। ये कितना फेज होगा? मीन से एक्सट्रीम पहुंचे π/2, मीन से एक्सट्रीम π/2,
फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन आए तो π/2 और चलना पड़ेगा, तो फेज कितना हो गया पाई। फिर यहां से यहां पहुंचे π/2 और चलना पड़ा, कितना फेज हो गया 3π/2। और दोबारा चल के जब यहां पहुंचे तो दोबारा से फेज कितना हो गया 2π। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 0 और 2π वाली लोकेशन सेम है, 0 और 2π वाले फेज वाली लोकेशन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उसके बाद कर्व अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा। क्लियर हो गई बात बेटा यहां तक? अब बात ध्यान से सुनो, अगर हम एसएचएम की जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन होती है x = a sin of ओमेगा t plus phi। तो हमारा मेन टारगेट होता है, नहीं शुभम, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, है ना। अगर मैं एसएचएम की इक्वेशन की बात कर रहा हूं ना, तो मेन चीज पता क्या होती है, किसी भी तरह से फाई कैलकुलेट कर लो। अगर फाई कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जनरली आपको एम्पलीट्यूड गिवन होता है, ओमेगा आप निकाल सकते हो, तो किसी भी तरह से अगर मैंने फाई कैलकुलेट कर लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाई क्या होता है? फाई पार्टिकल की इनिशियल लोकेशन को बताता है कि पार्टिकल कहां से मोशन को स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है कि मीन से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात ध्यान से सुनना। वो हम इस फेजर से कैलकुलेट करेंगे। तो जो फेजर हम यूज करते हैं ना, दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाई। जैसे मान लो पार्टिकल की लोकेशन, अच्छा कि पार्टिकल सच में सर्किल पे चल रहा है क्या? पार्टिकल क्या सर्किल पे मोशन कर रहा है क्या? नहीं, ये तो बस फेजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये अगर मीन है और ये एक्सट्रीम है, तो पार्टिकल का मोशन तो ऐसे हो रहा है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ये हो रहा है। ये तो हमने बस रिप्रेजेंट किया है। क्यों किया है अब वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो पार्टिकल कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो पार्टिकल ना तो मीन से मोशन स्टार्ट कर रहा है ना एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल सपोज यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, t = 0। सपोज ये लोकेशन है a/2, ठीक है, ये x = +a, ये x = -a। पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब साथ के साथ लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, ठीक है। हाँ, पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। क्या पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है क्या? नहीं। क्या इनिशियल फेज 0 होगा? क्या इनिशियल फेज 0 होगा? क्या इनिशियल फेज 0 होगा? नहीं। इनिशियल फेज 0 कब होता? जब पार्टिकल मीन से मोशन स्टार्ट करता है। क्लियर हो रही बात? तो इसका इनिशियल फेज 0 नहीं होगा, हमें इनिशियल फेज ही तो निकालना है। तो पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के बीच में कौन से क्वाड्रेंट में पार्टिकल? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, यहां पर कहीं है, यहां पर कहीं है। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना है? मुझे बताओ, यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये एंगल ही तो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस कितना है? यहां से यहां तक का 180 डिग्री। तो बिल्कुल सही है। मीन से दोबारा मीन पर आने में, मीन से दोबारा मीन पर आने में कितना फेज होता है? 5। यहां से यहां तक का फेज कितना है? 3π/2। 3π/2। तो यही तो फेज होता है। तो अगर मान लो पार्टिकल कहीं यहां से चालू कर रहा है मोशन, तो इसका इनिशियल फेज मैं बिल्कुल ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि ये जो होगा वो इसका इनिशियल फेज होगा। ये इसका इनिशियल फेज होगा। मान लो ये एंगल थीटा आता है, तो मैं बोल सकता हूं इफ द पार्टिकल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
if particle is in first quadrant, तो जो थीटा आएगा ना वही फाई के बराबर है, यही इसका इनिशियल फेज होगा। क्या मैं थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं क्या इस केस में? जैसे अगर मान लो मैंने आपको x a/2 दिया है, क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? कैसे? देखो, अगर पार्टिकल x = a/2 पर है, t = 0 पर जब हमने मोशन को स्टार्ट किया, तो a/2 ये वाली लेंथ होगी, ये a/2 होगा ना। क्यों होगा a/2 ये? अरे पार्टिकल यहां एसएचएम कर रहा है ना, यहां, तो पार्टिकल मीन से कितनी दूरी पर है? मीन से a/2 पर है। तो ये जो y प्रोजेक्शन होता है ना, y प्रोजेक्शन, ये पार्टिकल की लोकेशन देता है। तो ये अगर a/2 है, अगर ये a/2 है और ये अगर a है, तो यहां से क्या साइन थीटा निकाल सकते हो क्या? साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज 1/2 और साइन थीटा 1/2, थीटा कितने एंगल पर आएगा? 30 डिग्री, यानी π/6। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ यार इनिशियल फेज कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा इनिशियल फेज जो सर होगा ना पार्टिकल का, वो होगा फाई इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू π/6। क्लियर हुई बात बेटा यहां तक? चलो कोई बात नहीं है ना। पर ध्यान से सुनिए कि सर हमें तो नहीं आया मजा, आप दोबारा बताओ कि क्या चीज है। ठीक है, मान लो पार्टिकल पहले क्वाड्रेंट से मैं स्टार्ट करके, और ध्यान से सुनना, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी चीजें जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो जरूरी थोड़ी है पार्टिकल पहले क्वाड्रेंट से मोशन को स्टार्ट करे, पार्टिकल हो सकता है दूसरे क्वाड्रेंट से मोशन को स्टार्ट कर रहा हो। मान लो पार्टिकल यहां से चालू करे, बात ध्यान से सुनना मेरा, t = 0 पर मान लो पार्टिकल यहां पर है, सपोज मीन से कितनी दूरी पर? a/2 पर, और टुवर्ड्स द मीन जा रहा है। मुझे बताओ क्या ये इसका इनिशियल फेज होगा क्या? ये इसका इनिशियल फेज होगा क्या? नहीं। इनिशियल फेज स्टार्टिंग से मीजर होता है, इनिशियल फेज स्टार्टिंग से मीजर होता है, ये इसका इनिशियल फेज, ये इसका इनिशियल फेज है। मतलब क्या है? अब बात ध्यान से सुनना, पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में? मेरे क्वेश्चन का आंसर देते चलना, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। तो पार्टिकल यहां पर है, टुवर्ड्स द मीन जा रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। मीन से कितनी दूरी पर है? ये मीन है, ये मीन है। मीन से कितनी दूरी पर है? मीन से a/2 पर है, तो ये हो गया a/2, ये हो गया मीन से a/2। ये एंगल बना देते हैं। तो मुझे बताओ ये जो थीटा है, ये थीटा फेज होगा क्या? क्या ये थीटा फेज होगा क्या? ये थीटा फेज होगा क्या? नहीं, फेज ये होगा, दिस π - थीटा विल बी द फेज। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल नोट, अगर हम बात करें तो इफ पार्टिकल is in second quadrant, अभी ना एसएचएम की इक्वेशन से नहीं करेंगे क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस होते नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार सीख जाएंगे ना तो हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टिकल इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो फेज होता है फाई, वो कितना होता है? फाई जो होता है वो थीटा नहीं होता, फाई π - थीटा होता है।
इस केस में मैं बता सकता हूँ फेज कितना होगा उसका इनिशियल। थीटा तो आपको पता ही है, अगर ये a/2 है और ये a है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल एम्पलीट्यूड के बराबर लेते हो, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 1/2, तो थीटा आ जाएगा π/6। लेकिन थीटा π/6 है तो इसका फेज कितना होगा, पाई माइनस थीटा, तो आंसर आएगा पाई माइनस π/6। कितना आएगा, 5π/6। चलो भाई, अब मेरी बात अगर आप समझ गए होगे, तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ पार्टिकल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब मुझे बताते चलना, अब आसान है जिंदगी है ना, जो कष्ट थे ना जीवन के वो चले गए। चलो पहले तो मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, है ना, अरे रुक जाओ थमो, मैं लिख तो दूं, है क्या, बिल्कुल। मान लो यहाँ पर है पार्टिकल तीसरे क्वाड्रेंट में, t इक्वल्स टू 0 पे, और अवे फ्रॉम द मीन जा रहा है, तो मुझे बता सकते हो इसका इनिशियल फेज कौन सा होगा, अगर सपोज मान लो यहाँ से a/2 पर, तो इसका इनिशियल फेज कौन सा होगा बता सकते हो, ये पूरा, दिस इज इनिशियल फेज। अब निकालते हैं, मान लो पार्टिकल थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया मेरा मीन। पार्टिकल अगर यहां पर है, कितनी दूरी पर है मीन से, मीन से कितनी दूरी पर है, a/2, तो मुझे बता सकते हो इनिशियल फेज कौन सा होगा, सबको समझ में आया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे मान सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा कंप्लीट। अगर ये थीटा है, जो इनिशियल फेज है फाई, तो फाई विल बी पाई प्लस थीटा, और थीटा तो सबको पता ही है अब, है ना, थीटा की अगर बात करूं तो सबको समझ में आ गया थीटा कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देखो थीटा कैलकुलेट करने का अब एक और आसान तरीका बता रहा हूं, आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो ना, उसको a sin थीटा के बराबर पुट करो। x कितना दे रखा है, a/2, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। मीन से कितनी दूरी है, a/2, तो a/2 इज इक्वल टू a sin थीटा, तो थीटा आ गया π/6। लेकिन थीटा फेज नहीं है, फेज है पाई प्लस थीटा, यहां पे पुट किया, तो फेज कितना आया, पाई प्लस π/6, कितना आया 7π/6, ये हमारा इनिशियल फेज आ जाएगा। और अगर पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में है इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में है ना थर्ड में है, पार्टिकल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी पार्टिकल कुछ ऐसे है, पार्टिकल यहां पर है, मान लो यहां से कितनी दूरी पर, अगेन a/2 तो बस मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, तो इसका जो इनिशियल फेज होगा ना वो ये होगा, ये इनिशियल फेज होगा। और अगर ये थीटा है तो इनिशियल फेज होगा 2 पाई माइनस थीटा। अगर पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पार्टिकल कहीं यहां पर होगा, टुवर्ड्स द मीन जा रहा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये फेज नहीं होता, फेज होता है ये इसका इनिशियल फेज होगा। और कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर हो रही बात बेटा यहां तक। तो अब इसको समराइज कर लेते हैं, अब बहुत आसान है, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये सीख के हमें फायदा क्या हुआ। सबसे बड़ा फायदा, हमें बार बार फेजर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूँ यश, है ना, बार बार फेजर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, जैसे अगर मैं बस पहचान लूं पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में, इट्स लाइक पार्टिकल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो मैं बस थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरा जो थीटा होगा वही फाई हो जाएगा। पार्टिकल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जो फेज होगा वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। पार्टिकल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो फेज होगा वो होगा पाई प्लस थीटा। और पार्टिकल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जो फेज होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। सबको बात आ रही है बढ़िया से समझ में? अच्छा, मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप लोगों की अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कुछ दिनों तक, जब तक ये कोरोना वाला मामला नहीं सेटल हो जाता, और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अराउंड मान लो जो भी आपको दे रखा है 10 से 15-20 दिन जो भी है। लेकिन मेन चीज ये है कि मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि आप लाइव क्लास को ऑफलाइन क्लास मान के ही अटेंड करो। मतलब क्या है, आपको उसी टाइम पर अटेंड करनी है जिस टाइम पर आपकी क्लास चल रही है। आपको वैसे नहीं अटेंड करना कि भाई आप सोचो कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। जो बच्चा ऐसी सोच रखता है ना, तो वो जीवन में आगे उसकी क्लासेस में सोनी ही होनी, क्योंकि वो अभी से सोच रहा है बाद में देख लेंगे, तो पता नहीं वो बाद में कब देखेगा। क्लियर हो रही बात यहां तक सबको? चलो भाई, तो अगर मैं किसी भी तरह से क्वाड्रेंट पहचान लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, मेरा टारगेट है थीटा कैलकुलेट करना। अगर मैं थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं भी देखो ड्रेस पहन के क्लास ले रहा हूँ ना। अगर मैं थीटा कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो फेज होगा वही थीटा के बराबर होगा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई करें स्टार्ट, आर यू रेडी? ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, धीरे धीरे उसको डिफिकल्ट करते चलेंगे। तो आज बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं हम लोग। तो पहला है, सपोज एक सबसे छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। इफ अ पार्टिकल, लिखते चलना साथ में, परफॉर्मिंग SHM of amplitude A and the angular frequency omega at t is equals to 0, particle is at x is equals to plus a by root 2 and going away from mean. First find out first equation of SHM, and second draw curve of SHM. कोई बात नहीं, पहले भी लिखना था अभी भी लिखना है, लिखते चलो साथ में, है ना। जो समझाने वाली चीज थी उस वक्त मैंने आपको बोला था थोड़ा सा पॉज होने का। अब इसकी बात करते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल जो है कहां से मोशन को स्टार्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू प्लस का ए बाय रूट 2 अवे फ्रॉम द मीन। आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालना है, ड्रॉ द कर्व करना है। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करूंगा तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं फाइव कैलकुलेट कर लूं तो आंसर आ जाएगा। फाइव कहां से निकालेंगे, देखो फाइव यहां से निकालेंगे। मुझे पहचानना है पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, सब निकाल लोगे, मुझे पता है सब इंटेलिजेंट हो, आंसर आ जाएगा। मैं तो जो बोल रहा हूँ मेरा आंसर बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द मीन। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो फाइव होता है वही थीटा होता है। और थीटा निकालने का तरीका, एक्स को किसके बराबर पुट कर दो, ए साइन थीटा। जो भी दिया है उसको ए साइन थीटा के बराबर पुट कर दो। एक्स कितना दे रखा है, ए बाय रूट 2।
इज इक्वल टू ए साइन थीटा, उड़ा दो, यहां से साइन थीटा आ गया 1/√2, थीटा कितना आएगा बोलो, π/4। और जो थीटा है वही फाई है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मेरा फाई आ गया, दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/4। तो जनरल इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी π/4। ये आंसर आ गया। आसान है, इससे आसान तो क्या होगा जीवन में, क्लियर है। चलो अब आते हैं कर्व पे, धीरे धीरे चीजें अच्छी करूंगा है ना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ही उसको अप्रोच करें। कर्व पर आते हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, बात ध्यान से सुनिए। साइन का कर्व बनाते हैं पहले, अभी मैं ड्रॉ करना कर्व को, क्योंकि मैं कुछ मिटाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर मिटा दिया आपने, हमने तो ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, मान लो साइन का कर्व ड्रॉ कर रहे हो, ये मैंने साइन का कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मुझे बताओ पार्टिकल कहां पर है। ये हो गया x इक्वल टू प्लस ए, और ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए, ये t। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, बात ध्यान से सुनिए। कौन से क्वाड्रेंट में है, अरे ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है ना, तो कहीं यहां पर होगा, होगा। तो आप क्या करो, इस पॉइंट से पास होती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट से पास होती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और पीछे का जो कर्व है ना इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। ये आ गया आपके पास पार्टिकल का कर्व, ये हो गया आपके पास एट टी। अगर मैं बात करूं ये हो गया एक्स, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की लोकेशन क्या है, टी इक्वल टू 0 पार्टिकल की लोकेशन हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में a/√2 पर है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया पार्टिकल का, दिस इज प्लस ए, और ये हो गया आपके पास माइनस ए। क्लियर हो रही है बात सबको, कोई बात नहीं। नया मैं दोबारा से एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। दोबारा से करेंगे सेम क्वेश्चन, अलग थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे मैं इस बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अ पार्टिकल performing SHM of the amplitude A and the angular frequency omega at t is equals to 0, particle is at x is equals to minus का √3a/2 going away from me। आपको निकालना है फाइंड आउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ SHM and second draw curve of SHM। प्रथमेश तुमने थीटा निकाला है कि फाई निकाला है, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले ये पहचानो। मैं घुसा मार दूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा होगा ये, अरे x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सबसे पहले x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब आइदर थर्ड और फोर्थ, और नेगेटिव और अवे फ्रॉम द मीन जा रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है यार, सब पहचान गए सारे बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो फाई क्या होता है, पाई प्लस थीटा। अच्छा अच्छा, लो अब ठीक है।
हाँ ठीक है। हाँ तो कितना होता है पाई प्लस थीटा, और थीटा कैसे निकालते हो, एक्स को ए साइन थीटा के बराबर करते हो। एक्स कितना है, अब इसको प्लस ही लिखोगे। मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है, एक्स को ए साइन थीटा के बराबर, क्यों, क्योंकि माइनस तो आपको क्वाड्रेंट दे रहा है, वो तो हम अपनी सद्बुद्धि से निकाल रहे हैं ना, पाई प्लस थीटा हम इसीलिए तो कर रहे हैं, क्यों नेगेटिव साइड आ रहा है, तो इसको √3a/2 के बराबर कर दिया, ये उड़ गया, यहां से थीटा आ गया मेरे पास। थीटा कितना है, थीटा आया π/3, और फेज जो आया वो मेरे पास आया पाई प्लस थीटा, दिस इज पाई प्लस π/3 इज इक्वल्स टू 4π/3, है ना। अब देखो थीटा निकालने का और जल्दी तरीका, सब लोग इधर देखो, ये कितना है बोलते चलो, √3a/2, माइनस का √3a/2, ए हटा दो इसमें से, ए हटाओ माइनस हटाओ, कितना बचा, √3/2, √3/2 साइन में कितने डिग्री पर होता है, √3/2 साइन में कितने डिग्री पर होता है π/3, तो थीटा आ गया, कितने डिग्री पर होता है π/3, थीटा आ गया, और थीटा आ गया, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो आंसर आएगा पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/3 इज 4π/3। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करता तो इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, और फाई होता है 4π/3, ये आ गई इक्वेशन। अच्छा अब कर्व बनाते हैं, आसान लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल है ना यार, कुछ है ही नहीं, इजी है। क्यों लग रहा है पता है इजी, क्यों लग रहा है पता है, बिल्कुल क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तोते निकल जाते हैं भाई साहब इसमें, बच्चों से अगर आप पूछोगे ना तो फेज में रो देते हैं बच्चे। चलो हाँ बिल्कुल, रोहित भैया पढ़ाएंगे तो ऐसा ही होएगा। आगे चलते हैं। अच्छा अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मुझे बताओ पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में, दूसरे में कि तीसरे में, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट फुल स्पीड से, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां पर होगा। अब क्या करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो इसके पीछे की कर्व को क्या कर दो, अब उड़ा दो ना भाई, क्योंकि t इक्वल टू 0 तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उड़ा रहा हूं, क्योंकि t इक्वल टू 0 मेरा यही है, तो पीछे का कर्व बनेगा ही नहीं, टाइम में नेगेटिव थोड़ी जाओगे, इसको उड़ा दो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये मेरा कर्व आएगा, आगे बनाना चाहो तो बना दो, देखो ऐसे बने, ये कर्व आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो, माइनस का √3a/2, ये वाली वैल्यू रहेगी माइनस का a, ये वाली वैल्यू रहेगी प्लस का a, ये कर्व आ जाएगा। कर्व बना रहे हैं हम t वर्सेस x में, अब समझ में आया भाई, क्लियर हो रही बात बताया तक। चलो अब मैं एक सिंपल सा आपको दे रहा हूं, अब आपको बिना पेन चलाए फटाफट आंसर देना है। सपोज अगर आपको दिया होता, अलग अलग केस दे रहा हूं फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इधर देखो, एम्पलीट्यूड ए, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे फटाफट। अगर पार्टिकल की पोजीशन x इज इक्वल्स टू माइनस का a/√2 है और गोइंग अवे फ्रॉम द मीन टुवर्ड्स द मीन, जल्दी बताओ इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, फेज बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पार्टिकल, कौन से क्वाड्रेंट में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अरे गरीबों चौथा, चौथा है ना यार, दूसरा कैसे लिख रहे हो, माइनस लग रहा है, माइनस दूसरा कैसे हो सकता है, चौथा है,
और चौथे का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। चौथे का मतलब होता है फाई इज 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कितना होगा, थीटा निकालने का तरीका, माइनस हटाओ, ए हटाओ, 1/√2। 1/√2 का मतलब साइन में 1/√2 कब होता है, पाई/4, यानी 45 पाई/4। तो 2 पाई माइनस पाई/4 तो 7 पाई/4। ये हो गया आंसर। अगर मैं बनाऊं कि भैया पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन बन दो, डायग्राम बनाओ, तो पार्टिकल का ये हो गया डायग्राम। ये समझ में आया कैसे बनाया? अरे कसम से, इधर देखो, ये पहला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में आएगा पार्टिकल, यहाँ पर आएगा, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया, पीछे का कर्व बढ़ा दो। समझदार बनो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, a/√2। आसान है, क्लियर है, सबको समझ में आया यहाँ तक? तो देखते ही बता सकते हो ना। जैसे मैं अगर आपको देता हूं फॉर एग्जाम्पल, एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल x इज इक्वल टू प्लस के a/√2 पर है और गोइंग टूवर्ड्स मीन। एक लाइन में आंसर बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ, आंसर आएगा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई/4। सॉरी, पाई प्लस लिख दिया, सॉरी सॉरी, पाई माइनस पाई/4। समझ में आया ना सबको? कैसे, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो फाई होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, और थीटा जो होगा वो पाई/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। तो ये आंसर आ जाएगा। सबको बात अच्छे से समझ में आई यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। वैसे मैंने आपसे पूछा हुआ है आपके बैच से ये क्वेश्चन, तो आपको याद होगा, लेकिन उस वक्त मैंने लिखाया नहीं था, याद है? जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू प्लस ए, और ये x इक्वल्स टू माइनस ए। सही है? और पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां से चलता आ रहा है, ए पॉइंट से चल रहा है, और यहां से चलते चलते मान लो बी तक पहुंच गए, ये डिस्टेंस है a/2। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? गलत आंसर मत दो, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल हाफ ऑफ द फेज है, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। चलो मैं समझाता हूं, आपको याद होगा, भूतकाल में जाओ, पीछे जाओ वापस, हमने एक रिलेशन निकाला था फेज में और टाइम में। क्या रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस निकाला था ना। मुझे रिलेशन बताओ, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। निकाला था क्या?
याद है? अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे यहां से यहां तक का समय निकालना है कि भैया इस आदमी को ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो अपने दिमाग में हम एक चीज बिठा लेंगे कि कभी भी समय पूछेगा, बिल्कुल मैं शॉर्टकट भी बताया था, कभी भी समय निकालना है ना तो आप पहले फेज निकालोगे। क्या निकालोगे? साथ में बोलो, फेज, फेज डिफरेंस निकालो। तो यहां से ए से बी तक का फेज डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहां से यहां तक का फेज डिफरेंस आ जाएगा तो टाइम डिफरेंस भी आ जाएगा। मुझे बता सकते हो क्या कि अगर यहाँ अगर ए पे होता तो ए पे फेज कितना होता? 0। तो बी पे होता तो बी पर फेज कितना होता? π/6। ये सबको समझ में आया π/6 कैसे लिखा? a/2। अरे a/2 का मतलब 1/2। a/2 इज इक्वल टू a sin थीटा। क्लियर हो रही बात है तक सबको? चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरा चेहरा दिख रहा है तुम लोगों को? मुझे नहीं दिख रहा ना, एक्चुअली गड़बड़ हो गई है, पता नहीं, चलो चलने दो। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां से यहां पहुंचे तो कितना फेज, अगर मान लो मैं ए से बी आ रहा हूं तो मुझे कितना फेज कवर करना पड़ेगा? ए से बी आने पर कितना फेज कवर करना पड़ेगा? π/6। तो अगर मैं इस फेज से टाइम निकालना चाह रहा हूं तो देखो π/6, दिस इज डेल्टा 5 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कैपिटल। देखो पाई से पाई उड़ गया, तो आंसर कितना आएगा? t/12। ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आयुष, मैंने बताया था कोई तरीका, बिल्कुल सही है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा बढ़िया। अब बताओ कि पार्टिकल अगर सपोज यहां से चल के ए से चल के पार्टिकल अगर मान लो बी तक आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको a/√2। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। गले की बैंड बजी पड़ी है। चलो देखो, आंसर देने की एक शर्त है, वो शर्त याद रखना कि आंसर सबको देना है और सबको सही देना है, गलत कोई नहीं देगा। t/8 किसने लिखा है? बेटा टोप से उड़ा दूंगा बेटा कार्तिक, है ना? t/8 नहीं आएगा। अरे बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे ए से बी तक पहुंचने का समय लिखना है तो मुझे ए से बी तक का पहले फेज लिखना पड़ेगा, फेज लिखना पड़ेगा। चलो साथ में कैलकुलेट करते हैं, कोई बात नहीं। अगर मुझे ए से बी आना है तो पहले मैं यहां से एक्सट्रीम जाऊंगा, कितना फेज कवर करना पड़ेगा बोलो, बताते चलो। यहां से पहले यहां तक आए, कितना फेज कवर किया बोलो? अरे यार जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलो, आंसर चेक करेंगे। π/2। पहले यहां से चल के यहां तक पहुंचे, कितना फेज कवर किया? π/2। फिर यहां से चलते हुए दोबारा यहां तक आए, कितना फेज और कवर किया? π/2। फिर यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचे, कितना फेज और कवर करना पड़ेगा बोलो? a/√2 का मतलब 1/√2, 1/√2 का मतलब 45 π/4। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं बताओ यार टोटल फेज कितना कवर करना पड़ा,
इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता यार। दिस इज π/2 प्लस π/2 प्लस π/4, सही है ना? तो ये कितना बनेगा, पाई प्लस π/4, कितना हुआ 5π/4। और अगर ये 5π/4 आया तो टाइम कैसे निकालोगे, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। डेल्टा फाई 5π/4 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहां से डेल्टा टी कितना आएगा बोलो, आंसर आएगा 5t/8। बहुत बढ़िया, ज्यादातर 90% ने सबको बता दिया। बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अब इसमें मैंने है ना, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल वही नहीं ना, इसमें मैंने एक पॉइंट और बोला था आपको, मैं दोबारा याद दिलाता हूं कि इस फॉर्मूले को बार बार लगाने के बजाय हमें एक ट्रिक और बताई थी मैंने। फेज से कभी भी टाइम में जाओ, फेज से कभी भी टाइम में जाओ तो आधा कर दो। कैसे, 5π/4 था तो पाई को हटा के t/2 कर दो, पाई को t से रिप्लेस कर दो और आधा कर दो। जैसे फेज पाई होता है तो टाइम t/2 लगता है, फेज 2 पाई होता है तो टाइम t लगता है। तो फेज अगर π/2 होगा तो टाइम t/4 लगेगा, फेज 5π/4 है तो टाइम 5t/8 लगेगा। पाई को हटा दो और t/2 रख दो, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक। पाई को हटाओ एंड t/2 लाओ। ठीक है, पाई को हटाओ t/2 लाओ, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे मान लो ये एक एसएचएम है, इस एसएचएम पर ये x इक्वल्स टू प्लस है, ये x इक्वल्स टू माइनस है, ठीक है? इसमें दो पार्टिकल है, एक A है जो मीन पर है, ठीक है? चलो इसको ऐसे बना देता हूं मैं, कहाँ गया, अरे हाँ ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूँ। ये एक एसएचएम है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है तो x इक्वल्स टू प्लस है, और ये है x इक्वल्स टू माइनस है। इसमें दो पार्टिकल है, एक मीन पर बैठा हुआ है और एक एक्सट्रीम पर बैठा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल, वो ईशान परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले समझते हैं चीजों को, है ना? मीन और एक्सट्रीम के बीच की सेपरेशन कितनी है? अब ए जा रहा है इधर मीन से एक्सट्रीम की तरफ और बी आ रहा है एक्सट्रीम से मीन की तरफ। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच A and B will collide or meet as both performing same SHM of the amplitude A and the angle of frequency omega, and A start from mean and B start from extreme। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करें, पर ध्यान से सुनना। बात ध्यान नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, है ना? इस डायग्राम को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ जिससे खराब ना हो, ये अपना क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ।
इसको यहां करते हैं पेस्ट। बात ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, मैं पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, है ना, लिखना कर दो बंद, पहले समझो। मान लो ए कुछ यहां से इधर गया और बी इधर गया और जाके मिल गए। टी इक्वल्स टू 0 पर ए कहां पर था? चलो सबसे पहले बताओ, टी इक्वल्स टू 0 पर ए कहां पर था? बोलते चलो, मीन पे। और टी इक्वल्स टू 0 पर बी कहां पर था? एक्सट्रीम पर। मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जब भी मिलेंगे, मान लो ए इधर चला, बी इधर चला और ये जाके मिल गए, ये जब भी मिलेंगे दोनों बराबर टाइम ट्रैक पर स्पेंड करेंगे, दोनों को बराबर समय लगेगा। अगर इसको यहां से यहां पहुंचने में टी समय लगा तो इसको भी यहां से यहां पहुंचने में टी समय लगेगा। सबको ये बात सबको क्लियर है कि अगर यहां से, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, आप ऐसे सोचो, है ना, मैं मीन से चला, आप एक्सट्रीम से चला, मैं मीन से चला, आप एक्सट्रीम से चले, हम दोनों एक साथ चले और हम किसी जगह पर मिल गए। मान लो 7 बजे चले, 7:30 बजे मिल गए, तो मैंने भी आधे घंटे ट्रेवल किया और आपने भी आधे घंटे ट्रेवल किया। दोनों का ट्रैक पर स्पेंड टाइम सेम क्यों था? क्योंकि हम दोनों ने एक साथ मोशन को स्टार्ट किया। तो इसको भी अगर टी टाइम लगेगा तो इसको भी टी टाइम लगेगा। अब देखो हम क्या जादू करने वाले हैं। मैं एक फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। ये टर्म तो कैसी है? कांस्टेंट। ये वाली टर्म भी कैसी है? कांस्टेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर दोनों को समय बराबर लग रहा है तो दोनों का ट्रेवल्ड फेज भी, दोनों को समय बराबर लग रहा है तो दोनों का ट्रेवल्ड फेज भी सेम होगा। बहुत बढ़िया। एज both take same time to collide, then traveled phase will also same for both। सही बात है। अब बात ध्यान से सुनना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो इसने अगर थीटा फेज कवर किया, इसने मान लो 5 फेज कवर किया, तो दूसरे को यहां से यहां कितना फेज कवर करना पड़ेगा? पाई बाय 2 माइनस 5। बिल्कुल t/8 निकाल लिया लोगों ने, आंसर बिल्कुल सही है। मैं बेसिक से कराऊंगा। बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये आसान है, आपको दिख रहा है। अगर इसने 5 फेज कवर किया तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना फेज कवर करना पड़ेगा? पाई बाय 2 माइनस 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना भाई? सही बात है। बिल्कुल। क्यों करना पड़ेगा? अरे टोटल फेज पाई बाय 2 है, ये 5 कवर कर रहा है तो ये पाई बाय 2 माइनस 5 कवर करेगा, और दोनों का स्पेंड फेज अगर बराबर होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5। तो 2 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो 5 इज इक्वल टू कितना हुआ? पाई बाय 4। और अगर फेज कोई भी एक पाई बाय 4 फेज कवर कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा? p/8। टाइम कितना लगेगा? p/8। बात आ रही है सबको समझ में? बोलो यार। बिल्कुल। चलो, और अब थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। अब देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है। जैसे मान लो ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है। अब जो पार्टिकल है ना वो यहां पर है, ए यहां पर है और ऐसे जा रहा है।
ये डिस्टेंस दे रखी है आपको a/2 और b यहां पर है और ये ऐसे जा रहा है एट t इज इक्वल टू 0। तो आपको कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 0 a and b start motion as shown। तो कैलकुलेट करो टाइम टू कोलाइड फर्स्ट टाइम। जल्दी बोलो कितना आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस कितना है मुझे बताओ ना। यहां से ये बताओ, यहां से एक्सट्रीम से मीन कितना फेज डिफरेंस हुआ। एक्सट्रीम से मीन कितना फेज डिफरेंस हुआ, π/2। और ये कितना हुआ बोलो, π/6। तो मुझे बता सकते हो दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस कितना है। जैसा अपन क्वेश्चन में नहीं लिखते इसको, क्योंकि फिर क्या होगा बाद में इसको नीचे अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के बीच के फेज डिफरेंस की बात करूं तो ये जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का होगा और ये वाला जो फेज डिफरेंस है वो π/6 का होगा। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ, टोटल फेज डिफरेंस ए एंड बी, बोलो कितना हुआ, π/6 प्लस π/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3π/6, ये हो गया 4π/6, दिस इज 2π/3। तो बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये जब भी मिलते हैं, अगर ये वाला बंदा x5 फेज कवर करता है, ए चल के यहां पर आ गया, तो b को कितना फेज कवर करना पड़ेगा, 2π/3 माइनस एक्स माइनस 5। ये सबको समझ में आया क्या। दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस ऐसे चल रहे हैं देखो दोनों। तो अगर ए जो है वो 5 फेज कवर करता है, मुझे नहीं पता ना यार कहां पर मिलेंगे, हो सकता है यही मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिले, तो मैंने ऐसे बना लिया कि यहाँ से 5 फेज के बाद मिल गए। तो अगर ए 5 चला तो दूसरा कितना चलेगा, 2π/3 माइनस 5, तभी मिलेंगे। बस दोनों को बराबर कर दो एंड बोथ ट्रेवल्ड सेम फेज। और दोनों अगर सेम फेज कवर करेंगे तो आप बोल सकते हो कितना, बोलो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस 5। तो दिस इज 2π इज इक्वल टू 2π/3। 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। और 5 अगर π/3 आ गया तो बताओ समय कितना लगा, t/6 लगेगा। समय कितना लगेगा, t/6 लगेगा ना। फेज से टाइम में आओगे तो आधा कर दोगे। सबके दिमाग में बैठ रही है बेटा बात बढ़िया से। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट है, फटाफट उसको कंप्लीट करते हैं। और हेडिंग है इक्वेशन ऑफ बिल्कुल जब भी मिलेंगे दोनों को बराबर फेज ही कवर करना पड़ेगा। आता है इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड एसएचएम, मतलब क्या है, बात ध्यान से सुनो।
अच्छा, हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इस इक्वेशन में ध्यान से ना, छोटा सा टॉपिक है, बस एक पॉइंट है, टॉपिक तो क्या, एक पॉइंट है। शुभम ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन, है ना। इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड एसएचएम x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इस इक्वेशन में पार्टिकल किस पॉइंट के अबाउट एसएचएम करता है? मीन के अबाउट। और वो मीन पोजीशन कौन सी होती है ना। इस केस में जो पार्टिकल की मीन पोजीशन है वो x इक्वल्स टू 0 है। मुझे बताओ, ऐसा जरूरी है क्या हमेशा x इक्वल्स टू 0 ही मीन हो? यानी इस केस में जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, वो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एसएचएम कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि पार्टिकल हमेशा x इक्वल्स टू 0 के अबाउट ही एसएचएम करे, मतलब मीन हमेशा x इक्वल्स टू 0 ही हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है ना भैया। पार्टिकल तो x इक्वल्स टू 1 के अबाउट भी एसएचएम कर सकता है, x इक्वल्स टू 2 के अबाउट भी कर सकता है, 3 के अबाउट भी कर सकता है, उसकी चॉइस है। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड एसएचएम, जिसमें पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट, उसका मीन तो कुछ भी हो सकता है ना, पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एसएचएम ना करके किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट कर रहा है। जैसे मान लो ये x इक्वल्स टू 0 है और ये जो लाइन है वो x इक्वल्स टू x नॉट है, और पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का, अगेन a एम्पलीट्यूड का। ठीक है, बात ध्यान से सुनना है ना, भागने की कोशिश मत करना कि समय हो गया तो भाग जाए। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है ना, सही बात है। ऑफलाइन चालू होने तो 8-8 बजे तक पढ़ाऊंगा तुम लोग। चलो यहां पर आते हैं, ये x इक्वल्स टू 0 है और पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट के अबाउट एसएचएम कर रहा है। क्लियर है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार पार्टिकल की इक्वेशन लिखना, तो बात ध्यान से सुनो। इस केस में जब भी हम x लिखते हैं, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, उसमें x क्या डिनोट करता है? पार्टिकल की लोकेशन को डिनोट करता है ना। बिल्कुल धमकी है। x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एसएचएम नहीं करेगा, पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट यानी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। तो बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे पार्टिकल तक पहुंचना है, अगर मान लो पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एसएचएम ना करके पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, तो देखो पहले मैं यहां से चलता हुआ पहले यहां तक पहुंचूंगा, मुझे यहाँ पे पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, तो पहले मैं यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचूंगा। कितना चलना पड़ेगा बताओ, कितना चलना पड़ेगा? x नॉट। मैं यहां पहुंच गया और जैसे ही यहां पर देखा मैंने, पार्टिकल मुझे मिल गया एसएचएम करता हुआ। और अगर पार्टिकल यहाँ पर एसएचएम कर रहा है तो उसकी इक्वेशन होगी x नॉट प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे बताओ मुझे पार्टिकल का ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, थोड़ा सा इसको हटा, पार्टिकल का ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या मैं इसको x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अगर ये x इक्वल टू एक्स नॉट है और ये अगर a है तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस। क्या मैं इस कोऑर्डिनेट को एक्स नॉट माइनस ए लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको एक्स नॉट माइनस ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक्स नॉट है, ये a है, तो ये जो हुआ वो एक्स नॉट माइनस ए होगा। चेक कर लेते हैं, अगर हमें इक्वेशन से भी यही मिल रहा है तो हमारा आंसर सही है। मैक्सिमम पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा पार्टिकल का? अगर पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा पार्टिकल का? एक्स नॉट प्लस ए। देखो इसमें, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
1 हो गया x नॉट प्लस ए। अगर मुझे मिनिमम निकालना है, पार्टिकल का मिनिमम कोऑर्डिनेट, दिस इज x नॉट माइनस ए, तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 हो गया x नॉट माइनस ए। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड SHM in which particle perform SHM about, कौन से पॉइंट के अबाउट SHM कर रहा है, बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट SHM कर रहा है, x इक्वल्स टू x नॉट, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो इस केस में ये जो होता है ना, ये मीन पोजीशन होती है। क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ क्या, क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ क्या, नहीं, अभी भी ए एम्पलीट्यूड का ही SHM कर रहा है। क्या एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हुई क्या, नहीं, अभी भी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही। सिर्फ SHM जिस पॉइंट के अबाउट कर रहा था वो चेंज हुआ, पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट SHM नहीं कर रहा। देखो हम पहले भी यही लिख रहे थे, पता है, x नॉट को 0 कर दो, x नॉट को 0 कर दो, तो x इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगी। तो पहले वो 0 दिख नहीं रहा था क्योंकि वो 0 था, सही बात है। जैसे है ना, लास्ट पॉइंट है ना, ठीक है, वैसे भी क्या करोगे घर पे बैठे बैठे, बोर ही तो हो रहे, पढ़ लो, नहीं चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, बस लास्ट बेटा 5 मिनट है ना, x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ये बताओ ये SHM की इक्वेशन है या नहीं। मैं आपको बिल्कुल रॉकेट बना दूंगा 10 दिन में SHM में, ठीक है, ये है कैसे ना, मैं बताता हूं, अभी आपको दिख जाएगा कैसे, बात ध्यान से सुनना। ये बताओ आपने ये पढ़ा है ना, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है क्या। मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, होता है। इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखना चाहूं, तो क्या उसको मैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूं। जैसे मान लो ये x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, ये इक्वेशन ले लो, तो a इनटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना बना, a बाय 2 माइनस a बाय 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, याद है। ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बाय 2 प्लस ऑफ a बाय 2 1, सॉरी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे लिखा मैंने ये इक्वेशन, यहां से कैसे आया, मैंने cos ऑफ 2 ओमेगा टी को माइनस के cos ऑफ 2 ओमेगा टी को साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 लिख दिया। कैसे लिखा बताओ, कैसे लिखा, मैं समझाता हूं। अगर मेरे पास होता माइनस का cos ऑफ 2 ओमेगा टी, सब लोग इधर देखो, अगर मैं लिख रहा हूं माइनस का cos ऑफ 2 ओमेगा टी, टी को 0 पुट करो, टी को 0 पर वैल्यू कितनी आई, +1 की -1, टी को 0 पुट करो, +1 की -1, -1, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा कि नेगेटिव एक्सट्रीम पर, वैल्यू मैक्सिमम है ना, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव, वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पर होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीम, और नेगेटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज कितना होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज 3 पाई बाय 2 होता है।
नेगेटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज कहाँ भाग गया, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा देखो नेगेटिव एक्सट्रीम पर। तो अगर मैंने आपको हमेशा बोला है कॉस की टर्म में काम नहीं करना है, हमेशा किस टर्म में काम करना है, साइन की टर्म में। तो अगर मैं इस माइनस के कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3π/2। ये कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया। अब मुझे बताओ ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है, ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है। कौन सा एसएचएम है, शिफ्टेड एसएचएम। दिस इज अ शिफ्टेड एसएचएम इक्वेशन, जिसमें पार्टिकल किस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, परफॉर्मिंग एसएचएम अबाउट कौन सी पोजीशन बोलो, x इक्वल्स टू a/2, ये इसकी मीन पोजीशन है। कितना एम्पलीट्यूड है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम बताओ। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, कितना, a/2। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इनिशियल फेज बताओ, थ्री पाई बाय टू। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां गड़बड़ कर दी ना, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो, 2 ओमेगा। ये ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी से एसएचएम नहीं कर रहा, ये 2 ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी से एसएचएम कर रहा है। और अगर इसकी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है ना, ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड आएगा π/ओमेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैं वही सोच रहा था, जब अवधेश नहीं आया क्या, बिल्कुल लास्ट में आंसर दिया है, लेट आएगा क्लास। चलो बहुत बढ़िया, सबको बात आई बेटा, समझ में यहाँ तक है ना। देखो चलो मैं बिल्कुल, देखो एक बच्ची ने पूछा कि सर ये दोबारा से बता दो, माइनस का कॉस ऑफ 2 पाई टी, इसको मैंने साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3π/2 कैसे कन्वर्ट किया, बस ये मैं बता देता हूं। माइनस का कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, इसमें टी को 0 पुट करो, टी को 0 पुट करो, +1 आया कि -1, सब लोग बोलो, +1 आया कि -1, -1 आया, -1 आया ना, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर हुआ ना, नेगेटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज क्या होता है, क्या 0 होता है क्या, नहीं, क्या पाई होता है क्या, नहीं, क्या π/2 होता है क्या, π/2 तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होता है भाई, 3π/2, ये हो गया 3π/2। सबको बात अच्छे से समझ में आई, क्लियर है, आरती बेटा समझ में आई बात, चलो ओके भाई, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही, आप लोगों के पास शीट है, शीट तो होगी ना, मिल गई थी ना यार सब लोगों को, हाँ है ना, बिल्कुल। और मैंने रेसेस का होमवर्क मैं आज इसलिए नहीं डिस्कस कर पाया यार, 4 ही क्वेश्चन थे यार, है ना, तो अपन और भी क्वेश्चंस देंगे तो अपन डिस्कस कर पाएंगे। तो आज मैं आपको पूरी रेस दूंगा लगभग, और शीट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज तो हो जाएंगे, O1 एक्सरसाइज के हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात बेटा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में होमवर्क बहुत प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय, राधे राधे।